नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एग्री केमिकल्स वाली कंपनी को लेकर के, जिस कंपनी में ये देखा गया कि लगातार जो कि थोड़े दिनों से लगातार गिरावट चल रही थी, दोबारा क्या ब्रेकआउट बनती नज़र आती है? ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आता, क्योंकि लगता है कि 6 महीने के जो चार्ट थी, 6 महीने के चार्ट को दोबारा इसने कंपनी रिकवरी की तरफ मूव कर चुका है और देखते-देखते स्टॉक ने लगातार उसी प्राइस के आसपास की आकर के ट्रेंड करती नज़र आ रही है। जहाँ स्टॉक पिछले 6 महीने पहले के स्टॉक की चार्ट में हायर टू हायर देखने को मिला था और ऐसे 1 साल के देखे हुए चार्ट को देखें तो 1 साल की चार्ट में नियरली 20% का जंप था। लेकिन ओवरऑल स्टॉक में 5 साल में देखने को मिला कि गिरावट थी 4% के आसपास की। लेकिन रिसेंटली ट्रेंडिंग की बात करूँ तो 1 साल में थोड़ा-सा स्टॉक ने अपनी ब्रेकआउट को तोड़ती नज़र आती है। कंपनी का नाम है मेघ मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और इस कंपनी में खासकर कंपनी देखा गया कि इनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस जो कहती है द थर्ड लार्जेस्ट पैथोलॉजिन्स इन द पिगमेंट्स इन द मैन्युफैक्चर इन द ग्लोबली पे कामकाज करती है। ऐसे कहती है कि 9 बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड्स हैं इनके पास, 750 प्लस द CIB एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है। 75 कंट्रीज में कंपनी कामकाज करती है और 3500 से ज़्यादा क्या करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में है इस कंपनी को लेकर के। इस कंपनी का क्या क्या पोटेंशियल्स है, जहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करिए, क्रॉप न्यूट्रिशन की बात करती है, प्रेगनेंट की बात करती है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स पे कामकाज करती है कंपनी। तो चलिए आज इसे स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो कि लगातार जो कि फिलहाल कुछ दिनों से ट्रेंड की व्यू में चली है। खास के 1 महीने में देखा गया कि 20% के आसपास की जंप थी। तो क्या ये अपनी ब्रेकआउट को तोड़ती नज़र आ सकती है और लगातार क्या बिल्डअप हो सकती है और अपनी हाई को क्या ये तोड़ सकती है? चलिए जानते हैं। जहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में कहती है ₹60 का और इंटरेस्टिक वैल्यू देख नहीं आता, क्योंकि कंपनी ने बेसिकली क्या है, कंपनी नुकसान में है अभी तक के डेटा में और इनका ईपीएस में देखने को मिला कि नेगेटिव में क्या है, ₹3.47 के आसपास, जहाँ की इनकी फेस वैल्यू निकल के आती है ₹1। अर्थात समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे अर्निंग नहीं, इसका मतलब ये था लॉस मेकिंग देखने को मिली है। इसकी वजह से स्टॉक में पी नहीं, कोई क्राउड की बात नहीं करती नजर आती, जबकि इंडस्ट्रियल के पी की बात करती है कितने का, 36 के आसपास की करती है। लेकिन इसमें भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे ₹95 तक की हाई को टच किया है और हाई टू हाई देखा तो ₹104 तक टच किया था। लोअर की बात करें तो ₹71 तक का लो था और इन दोनों के आपस में यदि हम गैप अप को देखें तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं था लोअर टू हायर के लिए। नियरली देखा गया 30-35% के आसपास की हायर टू लोअर की रेंज रही है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो करीब 50% की नियर अबाउट 50% से थोड़ा सा कम है और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.55 का और करंट रेशियो के बारे में देखेंगे, जो कि ये जो ईपीएस है उसमें हम जानेंगे क्या इसके हिसाब से इम्पैक्टेड तो नहीं है और इसके हिसाब से क्या इन्होंने हिट करके तो नहीं रखा हुआ है। और उसमें क्या जानेंगे हम लोग, उधार सेल्स के बारे में जानेंगे, जो खास के देखेंगे उसमें रिस्क फैक्टर क्या बनती नज़र आ रही है। तो चलिए अगले पड़ाव में जानते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे नेगेटिव बात करती है आरओसी की और आरओई की बात भी नेगेटिव में। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 1.47 के आसपास का है और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 25 साढ़े 25 करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ शेयर निकल के आती है। कंपनी 1986 में बनी थी और कंपनी की वेबसाइट पर हमने सारे इन्फॉर्मेशन को कैप्चर देखा, इनकी बिजनेस मॉडल के बारे में देखा। कहती है क्रॉप प्रोटेक्शन से लेकर के जो कि ऑर्गेनिक्स में कामकाज करती है और ऑर्गेनिक्स में यदि कामकाज करती है तो लगातार ऑर्गेनिक की डिमांड आने वाले समय में और धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज करती नजर आती है। लोग अब केमिकल्स से हट करके ऑर्गेनिक की तरफ भागते नजर आते हैं, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात करो बाकी उनकी बाकी आइटम्स की भी बात क्यों ना। तो चलिए इसके पीयर्स कंपनी को देखेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। जानेंगे इसको लेकर के आखिर क्या इसकी पोटेंशियल्स बनती नजर आती है इस स्टॉक को लेकर के और क्या इसका डायरेक्शंस निकल के आती है। यहाँ पे देखा कि कंपनी को लेकर के पीयर्स में जो है पीआई इंडस्ट्रीज से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे शारदा क्रॉप केमिकल्स की बात क्यों ना हो, यहाँ पे पी देखने को नजर नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या थी, लॉस में थी। और लॉस में होने का कारण ये तो नहीं जो इन्होंने डेट्स, इनकी बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हो जिसकी वजह से इन्होंने ओवर बर्डन ले लिया हो। इसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो चलिए, जहाँ पे हमने कहा कि इस स्टॉक में जो कि ब्रेकआउट को तोड़ने वाली लगती है ना फिलहाल के लिए,
या आप आज चार्ट को कंप्लीटली देखा जा सकता है कि यहाँ पे स्टॉक ने लगातार जो फिल सिलसिला था उसको तोड़ने वाली उस सिलसिला में आगे की तरफ मूवमेंट कर चुके चलती नजर आई है स्टॉक को लेकर के। चलिए आगे जानते हैं स्टॉक को लेकर के फंडामेंटल में क्या इनका बैकबोन कितनी सपोर्ट करती नजर आती है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखा गया कंपनी को लेकर के जो लगातार स्टॉक ने जो कंपनी था मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस अच्छा किया कि नहीं किया, तो कहते हैं वाई वाई में तो कंपनी की परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं रही, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से थोड़ा सा रहा, जो कि कह सकते हैं कि नियरली 1% के आसपास की यहाँ पे देखने को बनी है। और जब 1% की यहाँ पे ग्रो लेवल सेल्स में थी तो क्या इनका अदर इनकम सोर्स भी है, तो अदर इनकम सोर्स में करीब 9 करोड़ के आसपास जो था वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी कम हो गया, जो कि पहले कभी गिरावट में थी करीब 5% के आकर वहाँ पे आकर के सस्टेन करती 1% पे, अर्थात थोड़ी सी मार्केट ने इसको अच्छे से यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस को दर्ज किया। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट की बात करेंगे यहाँ पे 17 करोड़ का भी प्रॉफिट के बजाय नुकसान देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं जिसमें थोड़ा सा उन्होंने गैप को फुलफिल करती नजर आई है। आते हैं अगले पड़ाव में ईयरली बेसिस पे आ रही है क्या कहती है कंपनी को लेकर, ईयरली बेसिस में कहती है कंपनी लगातार जो सेल्स की पार्ट थी वो सेल्स के पार्ट में क्या करती है, जंप करती कहती नहीं, यहाँ पे सेल्स में पिटती नजर आई, और लास्ट 12 महीने में की डेटा को देखें तो वहाँ पे पिटती ही नजर आती है। तो दोनों तरफ से पिटती नजर आती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखने को मिला जो कंपनी पहले निगेटिव में थी वहाँ क्या कर न्यूट्रल हो ही है, अर्थात न्यूट्रल अर्थात जीरो पे उन्होंने अपनी बेस बनाई है। तो बेस पे आके खड़ी है जीरो से हीरो बनने के लिए। तो क्या जीरो से हीरो बन सकता है? इसका चार्ट आकलन पे देखा गया कि लगातार 1 महीने की चार्ट में जो मूविंग एवरेज था उससे लगातार स्टॉक ने एक ऊंचाइयों को टच करती नजर आ रही है। तो इसी आकलन में देखें इस स्टॉक को लेकर के जहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं एज एस्पेक्ट को लेकर के, जहाँ पे ईयरली बेसिस में देखा गया कंपनी को लेकर के, जो कंपनी नुकसान जो था पिछले 1 साल में उस नुकसान को उन्होंने रिकवरी करती नजर आई, और जो इनमें काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन था उसको उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ी नुकसान हुई थी। नुकसान का कारण क्या था इसके बारे में देखें तो क्या उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नुकसान हुआ था, कहती हाँ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नुकसान हुआ था, अदर कोई नुकसान देखने को नजर नहीं आई थी। चार इंडिकेटर पे चर्चा करेंगे, चार इंडिकेटर में देखेंगे आखिर कौन किसके पीछे चल रही है। तो कहती है सेल्स ग्रोथ में डिक्लाइन कर रही है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में कहती है कि ये भी डिक्लाइन कर रही है, स्टॉक प्राइस सीजीआर केवल जंप कर रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या कहती है डिक्लाइन करती है। मतलब ये देखने को मिला जो इन चारों में 3 पॉइंट तो इनको हिस्टोरिकल कहते हैं, नहीं 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 स्टॉक ने पिछले हिस्टोरिकल में परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन चार्ट कहती है जो 1 साल में स्टॉक ने जो था वो जंप करती नजर आई, और अब जाके लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी सी ब्रेकआउट्स की चांस बनती नजर आती है, जो कि 6 महीने पहले का 180 डेज को जो हाई टू हाई था उसको तोड़ती नजर आ सकती है। चलिए इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी मैंने हमेशा कहा प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस जो है ना वो क्या है, एक दिखावा है, इसके पीछे आपको जानना जरूरी है बैलेंस शीट को, इसलिए हम चलेंगे बैलेंस शीट की वो फिगर को जो क्या करता है प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट और हिट करके रखती है। जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के बोरेंस को लेकर के, जब बोरेंस के बारे में कंपनी ने कहा कि हमारे पास बोरेंस में बहुत ज़्यादा फेरबदल तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी हमने अपने बोरेंस को इंक्रीज किया। बोरेंस को जब इंक्रीज किया तो क्या बोरेंस लेकर के यूटिलाइजेशन क्या किया, तो कहती है यूटिलाइजेशन में उन्होंने कुछ देखने को नजर नहीं आया। इसके बेसिस पे केवल और केवल वर्किंग जो क्या क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस था उसमें देखने को मिला था, करीब जंप किया। और यदि डेटर्स की तरफ देखें, डेटर में देखा गया कंपनी को लेकर के जो कहती है कितने का 433 करोड़ का। अब यहाँ पे एक चीज मुझे काफी कई बार मैंने हमेशा देखा कि उधार सेल्स में जो उधार सेल्स करते हैं उधार सेल्स में नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे जो इनका रेशियो निकल के आता, चाहे सेल्स के बेसिस पे डेटर्स के रेशियो की बात करें या डेटर्स के बेसिस पे प्रॉफिट की बात करें, वो आकलन करना जरूरी है, क्योंकि इसी से क्या पता चलता है एक रिस्क फैक्टर पता चलता है। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो बेसिकली है नहीं, ये तो एक बुक्ड किया गया है प्रॉफिट है, इसीलिए हम कहते हैं ना जो प्रॉफिट एक दिखावा है, ये तो बुक्ड किया गया है, इनका पैसा अभी तक उनके पास आया नहीं है। पैसा कब आएगा इसके बारे में कहती है पैसा तुम्हारे पास कब आएगी, 4 महीने में पैसा आती है। तो 4 मंथ की ये भी यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा, जो रिस्क फ्री में कितना बनती है, और रिस्क रिस्क लेने के बाद जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उनका क्या आकलन करता है।
तो यहाँ पे देखा गया बैलेंस शीट को हिसाब से देखें तो कितना कहती है, करीब 433 करोड़ का, और पूरे पूरे ये पूरे के पूरे साल में 1500 करोड़ के आसपास क्या होती है। तो ये कह सकते हैं जो 30% के आसपास तो इनका डेटर पड़ा हुआ है, और इस डेटर के बेसिस में नेट प्रॉफिट मार्जिन का आकलन करेंगे तो ये क्या था, नुकसान में था। इसका मतलब ये था जिनका डेटर्स में लगातार जो बैड डेट का सिलसिला है वो शायद ज़्यादा इनका देखने को मिल सकता है, और यह एक रिस्क फैक्टर बनती है। रिस्क के बाद आते हैं इसको लेकर के समझने को लेकर कि आखिर क्या है इस स्टॉक को लेकर के, जो कि कुछ वाई वाई के एक्सचेंज की बात करें तो वाई वाई की बात करती है तो कहती है रिवेन्यू में 4% की गिरावट थी। ऐसे ही एक्सपेंसेस इनका इंक्रीज कर गई। जो इनकम साइड थी उसमें कहती है 51% का जंप, और जो नेट मार्जिन थी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ कहती है 50% के जंप देखने को मिले, और ईविटा में करीब 117% की जंप है। किसके बेसिस पे, वाई वाई के बेसिस पे, अर्थात जून टू जून की डेटा के बेसिस पे, जून 23 और जून 24 को डेटा को मैच करने के बाद पता चलता है। इसलिए यदि क्यू आर क्यू के हिसाब से देखें उसमें हमने देखा कि इसमें क्या था, थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। अगले पड़ाव में देखेंगे इसको लेकर के क्या कहती है, तो यहाँ पे देखा गया सेंटिमेंटल को लेकर के, या सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या दर्शाती है उस पर हम आकलन करते हैं। चलिए आकलन करने में क्रम में हम देखते हैं इसको सेंटिमेंटल में लेटेस्ट क्या है। सेंटिमेंटल के बारे में कहते हैं इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई थी, इन्वेस्टर मीटिंग के बाद उन्होंने अर्निंग कॉल की बात किया है, न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात किया था, प्रेस रिलीज की उन्होंने बात किया था क्यू के रिजल्ट को लेकर के, और प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या अपडेट दिया था उस पर हम एक नज़र डालते हैं, जो कि कंपनी का हमने देखा वो क्या उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। तो कहती है रिवेन्यू जो पार्ट था फ्रॉम ऑपरेशंस को लेकर के, उन्होंने कहा कि हमारे पास उन्होंने उन्होंने ये आंकलन दिया, और आंकलन में ये दिया तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या हुआ, गिरावट थी। ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिला कि 24 के अंदर गिरावट थी, 25 में करीब गिरावट देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट थी, और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट थी, ऑपरेशन प्रॉफिट में ये देखने को मिला कि 411 करोड़ था, जो कि पहले बार पिछले पीरियड में 421 करोड़ के आसपास के देखने को मिले तो Q1 के। और जो कि पिछले क्वार्टर से देखें तो इसमें क्यू में जंप था, लेकिन पिछले पीरियड से देखें तो वाई में क्या था, रेवेन्यू पोर्ट में गिरावट देखने को मिली। तीन का कुछ फैक्ट देखने को मिला था। चलिए अब आकलन करते हैं इसको लेकर के, आखिर इन्वेस्टर की क्या तादाद को लेकर के, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कुछ एस्पेक्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा इसकी वजह से क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पेक्टेड किया था, और इसके वजह से देखने को मिला कि यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी लॉस में है, लेकिन मार्केट में जो पैसा है करीब करीब 400 करोड़ से ज़्यादा इनका मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, जो कि उधार सेल्स में उन्होंने बुक करके रखा हुआ है। आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के, इन्वेस्टर वाले में देखा गया कि प्रमोटर्स की होल्डिंग में नियरली कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आई है। लास्ट टू लास्ट इनका यही डेटा देखने को मिला, जो कि चाहे क्यू और क्यू के हिसाब से देखें या फिर वाई ओ वाई के कंपेरेटिव से देखें। आते हैं अगले टॉपिक में, और अगले टॉपिक में देखेंगे क्या एफ आई और डी आई की तादाद को लेकर के क्या है। तो यहाँ पे देखने को मिला जो एफ आई की तादाद भी है 1% की, डी आई की कोई तादाद नहीं है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 50% के आसपास होल्डिंग है, और इस 50% की होल्डिंग में एक तो एक इसको छोड़ दिया जाए तो ये कह सकते हैं 48.5% के आसपास की पोजीशन किसके पास है, आम पब्लिक में है। और आम पब्लिक में क्रेज की बात करेंगे, और क्रेज क्या है, तो क्रेज में देखा गया कि लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ी है। अब जिस भी आंकलन से देखें तो यहाँ पे डिमांड थोड़ी सी घटी थी, लेकिन दोबारा डिमांड जो बढ़ती नजर आती है ना, ओवरऑल रिकंस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या थी, लगातार देखेंगे तो लगातार क्या थी, यहाँ पे कई दफा डिमांड बढ़ती नजर आई, और डिमांड के क्रम में स्टॉक ने जो बूस्ट किया, इसी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिला था, चार्ट में मूविंग एवरेज से काफी जो ऊपर ऊपरी सतह पे कामकाज किया था, वो यही इफेक्ट था किसको लेकर के, डिमांड को लेकर के। जब डिमांड बढ़ी किसको लेकर के, इनकी सेंटिमेंटल और इनकी बिजनेस मॉडल को लेकर के, जहाँ पे सब कुछ तो ठीक नजर आते हैं वाई वाई, बाकी देखा जाए क्यू और क्यू भी देखा जाए तो ठीक नजर आता है, लेकिन कुछ सेगमेंट में इनका गिरावट देखने को मिला। जहाँ पे सबसे ज्यादा की बात करें तो कहती है जो कंपनी है द लो रिटर्न, पहली इम्पैक्ट कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ज़्यादा था, और कहती है जो कि इनके पास जो डेटर्स रेशियो की बात करती है वो यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई। लगता है कि वो भी तो थोड़ा 4 महीने के डेटा रेशियो भी था, जो कि इनका काफ़ी ये कह सकते हैं कि रेशियो में जो किसके बेसिस पे, जो सेल्स के बेसिस पे डेटा रेशियो था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। तो हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, मेक मनी ऑर्गेनिक्स को लेकर के, जिस स्टॉक में ये कुछ सेंटिमेंटल्स अपडेट्स था, और स्टॉक के साथ साथ अपडेट्स में ये देखने को मिला तो जो अपनी पिछले
6 महीने 180 डेज की जो इनकी हाइट थी उसको ये ब्रेक करने की कगार पे है, अर्थात इसको ब्रेकआउट करती नजर आ रही है, कुछ नजर आ सकती है। और लास्ट टू लास्ट इनका अच्छी खासी पोजीशन बनती नजर आ सकती है, जो कि हायर टू हायर को ये ब्रेक करने की चलती इनकी हिस्टोरिकल डेटा को ब्रेक कर सकती है। हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी नहीं है कंपनी को लेकर, किसी स्टॉक को लेकर के। इसे ये कंप्लीटली लर्निंग विदाउट किसी स्पॉन्सर्ड और एडवर्टाइजिंग को लेते हुए